तो मेरा नमस्कार। अविरल हिंदी गंगा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम समास की क्लास शुरू करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। समास किसे कहते हैं? तो समास क्या है? सम और आस के संयोग से ये हमारा समास शब्द बनता है। सम मतलब पास में और आस मतलब आस धातु। सम और आस धातु के मिलाने से समास शब्द बना। तो सम का मतलब पास में और आस माने बिठाना। आस धातु लगी हुई है, इसके अंदर ये आस धातु है, तो इसका मतलब होता है बिठाना। तो दोनों को पास में बिठाना। अब दोनों को पास में किसमें बिठाना? कि जब दो या दो से अधिक पदों को नया शब्द बनाते हैं या नया शब्द बनता है, तो उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदों को जोड़ करके हम नया शब्द बनाते हैं, वही हमारा समास है। तो हम कहेंगे कि पद क्या है? तो ये मैंने पहले बता दिया है कि जब हम केवल एक शब्द लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है केवल विद्यालय, ठीक है, तो ये हमारा केवल शब्द है। लेकिन जब हम इसको एक वाक्य के अंदर प्रयोग करेंगे तो ये हमारा पद बन जाता है। तो इसका मतलब है कि दो या दो से अधिक पदों को जोड़ करके एक नया शब्द जो बनता है उसे ही हम समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि सीधी सी बस केवल हम कहेंगे संक्षेप। समास का दूसरा नाम संक्षेपीकरण, मतलब कि संक्षेप में लिखना, पदों का संक्षिप्त होना ही समास है। या हम दूसरा कहेंगे कि अनेक पदों का एक पद होना समास है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि समास किसे कहते हैं। मैंने तीन प्रकार से बता दिया कि शब्दों का संक्षेपण होना, मतलब कि पदों का संक्षेप रूप जो है या संक्षिप्त रूप जो है वो हमारा समास कहलाता है। या अनेक पदों का एक पद होना समास कहलाता है। या कहेंगे कि दो या दो से अधिक जो पद हैं उनका परस्पर मिलकर जो एक नया शब्द बनता है वो समास है। तो ये समास का संक्षेप होना, अनेक पदों का एक पद होना समास है। ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। तो अब समास में हम कुछ ऐसे शब्द जो बार बार इसमें प्रयोग होते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते, जैसे हम सबसे पहले तो हमने कह दिया कि समास क्या है, फिर हम कहेंगे कि समस्त पद किसे कहते हैं, या कहें हम कि सामासिक पद किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो कि उसमें प्रयोग होते हैं लेकिन कई बार हमें अर्थ नहीं पता होता, हम सीधे सीधे सिर्फ समास के भेद पर आ जाते हैं और जान लेते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो इन शब्दों इनको भी हमें जानना जरूरी है कि क्या चीज है। अब उसके बाद या कहें हम कि विग्रह क्या है, या कहें कि समास विग्रह क्या है। अब उसके बाद शब्द है लौकिक विग्रह क्या है, लौकिक विग्रह क्या है। उसके बाद जैसे कहेंगे कि अलौकिक विग्रह क्या है, क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ा है लेकिन कई बार हम लोगों को ध्यान नहीं रहता कि क्या है, तो उसे समझना जरूरी हो जाता है कि ये किसे कहते हैं, अलौकिक विग्रह। अब हम देखें कि समस्त पद क्या है या सामासिक पद क्या है। तो जो शब्दों को मिला देते हैं, शब्दों जो पद हैं और पदों को मिला देना ही समस्त पद होता है। जैसे हमने कहा कि जीवन भर, शब्द हमने बोला जीवन भर, तो ये जीवन भर जो है ये तो इसमें हमने विग्रह करके कर दिया। अब हम जब इसे सामासिक पद या समस्त पद बनाएंगे तो हम इसको लिख देंगे आजीवन। तो जो आजीवन शब्द है वो हमारा समस्त पद है, और इसी को ही हम क्या कह देते हैं, सामासिक पद भी बोल देते हैं, और इसे ही हम समस्त पद भी बोल देते हैं।
हमने लिखा मनुष्यों का स्वामी या मालिक। अब इसे हमें समस्त पद बनाना है, तो समस्त पद के लिए क्या कहेंगे हम लिखेंगे नरपति। हमने कहा नदी के पास, और इसको बनाना है समस्त पद, तो क्या कर देंगे हम उप नदी। क्लियर हो गया कि समस्त पद क्या है, इसी को हम सामासिक पद भी कह देते हैं। हम जानते हैं कि विग्रह क्या शब्द आता है ना इसमें समास में, विग्रह। तो विग्रह क्या होता है? विग्रह है समस्त पद और सामासिक पदों को जब अलग कर देते हैं तो वो हमारा विग्रह हो जाता है। जैसे हमने अभी लिखा था उपकूलम या उपकूल जो लिखा था, तो नदी के पास, ऐसे ही हमने कहा विग्रह करने पर हिम, हिम माने बर्फ, हिम का घर, तो ये हमारा विग्रह हो गया। और अगर इसे हम लिख दें हिमालय, तो ये क्या हो जाएगा हमारा समस्त पद या सामासिक पद। और जब इस सामासिक पद और समस्त पद को अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा विग्रह। ठीक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि समास विग्रह क्या है। तो समास विग्रह भी वही है जो विग्रह है, मतलब विग्रह का मतलब अलग अलग कर देना, और समास का मतलब समास में जो सामासिक पद बने हुए हैं उनको अलग अलग कर देना समास विग्रह कहलाता है। अब हम अभी तक यही पढ़ते आए थे कि समास के भेद, समास के भेद, लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि समास विग्रह के भी भेद होते हैं क्या। तो समास विग्रह के भी भेद होते हैं। अब दोनों को जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार शब्दावली हम देखते हैं कि लौकिक और अलौकिक, देखते हैं ना, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। तो समास विग्रह के ही वो भेद हैं हमारे लौकिक और अलौकिक, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। तो लौकिक विग्रह क्या है और अलौकिक विग्रह क्या है। तो लौकिक विग्रह को अगर दूसरे नाम से भी जाना जाए तो दूसरे नाम से हम इसे नित्य भी कह देते हैं, नित्य। और जब इसे लौकिक को नित्य कह देते हैं तो अलौकिक को अनित्य विग्रह, लौकिक को आ जाएगा नित्य विग्रह और अलौकिक को कह देंगे अनित्य विग्रह। अगर एग्जाम में इस तरीके से शब्दावली आ जाती है तब के लिए ही मैंने बताया है। तो हमारे इसमें हिंदी में जो प्रयोग होते हैं तो इसमें हम लौकिक विग्रह ही देखते हैं, लौकिक समास को ही देखते हैं, क्योंकि जो हमारा साहित्य है तो साहित्य में भी क्या होता है, एक तो लौकिक साहित्य है और एक अलौकिक साहित्य है, तो उसमें व्याकरण का भी प्रयोग होता है। तो व्याकरण की दृष्टि से क्या होता है कि लौकिक विग्रह ही हमारे इसमें प्रयोग किया जाता है। अब लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह के बाद फिर शब्द आते हैं हमारे इसमें जो प्रयोग होते हैं, ऐसे आते हैं पूर्व पद, क्योंकि इनका तो बहुत बड़ा महत्व है समास के अंदर। पूर्व पद आएगा, फिर उत्तर पद या प्रथम पद या पहला पद, या इसमें लिख देंगे दूसरा पद, और इसमें भी लिख देंगे जैसे दूसरा पद। तो इस तरीके से जब इस तरीके के हमारे शब्द आ जाते हैं, या इसमें लिख देंगे परपद, यहां लिखा हमने प्रथम पद, पूर्व पद, और इसमें लिख दिया परपद या उत्तर पद या दूसरा पद। तो हमें लगता है कि ये कोई नई चीज है कि ये उत्तर पद क्या आ गया। जिनको पहले से पता उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो नया सीखते हैं उनको इन शब्दों में कोई परेशानी नहीं आए, इसलिए मैं इसे क्लियर करने जा रही हूँ। अब हम पूर्व पद और उत्तर पद देखते हैं। हमने लिखा है ये शब्द यथाशक्ति, तो ये सामासिक पद बना हुआ है, समस्त पद या सामासिक पद इसे बोलेंगे। तो यहाँ पे यथा जो शब्द आ रहा है हमारा, ये है हमारा पूर्व पद, या बोलेंगे इसे पहला पद। और शक्ति जो शब्द आ रहा है इसमें शक्ति, ये है हमारा उत्तर पद, ये है उत्तर पद। अब इसका जब इसे समास विग्रह कर देंगे तो बोलेंगे शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो यथा हमारा पूर्व पद और शक्ति हमारा उत्तर पद, और समास को विग्रह करने पर शक्ति के अनुसार।
और सामासिक पद बन गया तो यथाशक्ति। अब हमारा जैसे शब्द है प्रतिनियुक्ति, तो नियुक्ति के बदले नियुक्ति, ये समास विग्रह हो गया। और जब हम देखेंगे कि इसमें पूर्व पद कौन सा है, तो प्रति जो है ये पूर्व पद है, ठीक, और नियुक्ति जो है ये हमारा उत्तर पद है। तो पहला पद जो है वो पूर्व बोला जाएगा, दूसरा जो है वो उत्तर बोला जाएगा, या उत्तर भी बोल सकते हैं, दूसरा भी बोल सकते हैं और पर भी बोल सकते हैं। अब ये शब्द है हमारा अति उत्तम। अति और उत्तम को मतलब यहाँ पे संधि हो रही है, यण संधि यहाँ पे हो रही है, तो अति और उत्तम को मिलाकर के अति उत्तम शब्द बना, उत्तम से भी और अधिक उत्तम। तो ये क्या है, अति शब्द क्या है, पूर्व पद, और उत्तम शब्द क्या है, उत्तर पद। ये पूर्व पद और ये उत्तर पद, ठीक है। ऐसे ही पुरुषोत्तम, तो पुरुष क्या है, प्रथम पद, और उत्तम क्या है, उत्तर पद। तो ये हमारा पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में जो उत्तम है, मतलब यहाँ पे कर्मधारय समास आ जाएगा, अभी जब मैं समास बताऊंगी तब क्लियर करूंगी। पुरुषों में उत्तम, इसका मतलब पुरुषोत्तम, ठीक है। उत्तम से भी अधिक उत्तम, अति उत्तम। तो ये पूर्व पद और उत्तर पद, या पहला पद या पर पद या दूसरा पद, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि समास के कितने भेद हैं, देखते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के भेद अलग अलग विद्वानों के अनुसार भी भेद अलग अलग हैं, लेकिन हम पहली बात तो हम ये देखना हमें जरूरी होगा कि जिस लेवल की परीक्षा है उस लेवल के अनुसार ही हमारा प्रश्न पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए हम नेट का, संस्कृत का, हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें हमें अलग या तो विद्वान के अनुसार या उसमें किस तरीके से कि समास के कितने भेद हैं और उसमें जो विकल्प होंगे उसके अनुसार एग्जाम में हमें आंसर लगाना होगा। लेकिन सीधे सीधे हमारे 6 भेद होते हैं। और दूसरा हम कहें कि समास के हम जो बोलेंगे सामासिक शब्दों के पदों की प्रधानता को, सामासिक पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। तो सामासिक पदों की प्रधानता के आधार पर समास के हमारे 4 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। अब देखते हैं हम भेद होते हैं। अब ये देखना ये है हमें कि कौन कौन से भेद होते हैं। तो इसमें हमारे 4 भेद कौन कौन से हैं, तो इसमें 4 भेद हैं हमारे अव्ययी भाव समास, दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास, तीसरा हमारा द्वंद्व समास, और 4 जो बताए गए हैं, चौथा है हमारा बहुव्रीहि समास। तो सामासिक पदों के आधार पर हमारे इसके 4 भेद हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो अब इन समासों में अब प्रधान शब्द जो आया इसका बहुत बड़ा महत्व है कि प्रमुख क्या है। जो प्रमुख है उसमें हम देखेंगे कि हमारा पूर्व पद, अब एक ऐसा होगा जिसमें पूर्व पद प्रमुख होगा, या दूसरे शब्दों में कहें कि प्रधान होगा, ठीक है। अब जब दूसरा होगा तो उसमें हमारा उत्तर पद, या दूसरे उसमें हम कह देंगे कि उत्तर या द्वितीय पद, द्वितीय पद प्रधान होगा। अब तीसरा है उसमें हमारा दोनों ही पद, या उसे बोल देंगे उभय पद, या बोल देंगे दोनों पद, दोनों पद। अब जो चौथा मैंने बताया बहुव्रीहि, उसमें क्या करेंगे कि उसमें दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई नहीं। तो जो हमारा अव्ययी भाव समास है उसमें पूर्व पद प्रमुख होगा, प्रधान होगा, पहले पद की प्रधानता होगी।
अव्ययीभाव समास में। और जो हमारा तत्पुरुष समास होगा उसमें उत्तर पद प्रधान होगा, मतलब कि द्वितीय पद प्रधान होगा। इसमें पहला था तो इसमें दूसरा था। और जब हमने द्वंद्व सीखा तो उसमें दोनों ही पद प्रधान है, दोनों ही पद प्रमुख हैं। अब जब हमने बहुब्रीहि समास सीखा तो उसमें दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है। देखिए, अब जो समास के भेद का जहां तक सवाल है, जो हमारे ऑल स्टेट एग्जाम जो मतलब टेट होता है, ऑल स्टेट टेट जो होता है, उसमें हमारे 6 भेद ही आएंगे। जैसे मान लीजिए यूपी बोर्ड में यूपी का एग्जाम होता है माध्यमिक शिक्षा का, चाहे उसमें हो या आरपीएससी का जो टेट उसका टेट का एग्जाम होगा। लेकिन अगर जो अपर लेवल के हमारे टेस्ट हैं उसमें हमारे अलग अलग तरीके से कि किसने हमारे 4 भेद माने हैं और किसने हमारे 5 भेद माने हैं, इसका जानना जरूरी है। तो अब देखिएगा 4 भेद किसने माने हैं, तो आचार्य वरदराज के अनुसार, आचार्य वरदराज के अनुसार समास के 4 भेद माने गए हैं, वो मैंने अभी भी बताई दिए थे। और एक हमारे आचार्य भट्टोजी दीक्षित हुए हैं, आचार्य भट्टोजी दीक्षित, तो इनके अनुसार हमारे 5 भेद माने गए हैं। अब ये 5 भेद जो हैं इसमें हमारा, क्योंकि जो वरदराज है इन्होंने रचना की थी लघु सिद्धांत कौमुदी की, और जो भट्टोजी दीक्षित है इन्होंने रचना की थी सिद्धांत कौमुदी की। और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये भी बता देती हूँ कि जो भट्टोजी दीक्षित हैं इनके ही शिष्य वरदराज हैं। तो भट्टोजी दीक्षित के अनुसार 5 भेद और वरदराज के अनुसार 4 भेद। देखो, मैंने वरदराज को पहले इसलिए लिख दिया है क्योंकि देखो थोड़ा सा अपने गुरु से आगे भी निकल गए, क्योंकि इन्होंने और भी उसे शॉर्ट कर दिया, 4 कर दिए। और भट्टोजी दीक्षित ने अपनी सिद्धांत कौमुदी में, जो सिद्धांत कौमुदी थी उसमें 5, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनसे जब सीखा भट्टोजी दीक्षित से अपने गुरु से, तो उसको और शॉर्ट करके और लघु सिद्धांत कौमुदी, इन्होंने सिद्धांत कौमुदी लिखी तो इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी लिख दी और उसमें इन्होंने भेद इसके 4 कर दिए। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे इसलिए कर दिया ताकि आप आसानी से समझ सके कि इन्होंने 4 भेद किए लघु सिद्धांत कौमुदी, इन्होंने 5 भेद किए तो इनकी सिद्धांत कौमुदी। अब आगे देखते हैं, सीधे सीधे हम आ जाते हैं। मैं इसे और गहराई से थोड़ा बताना चाहती थी तो वो आगे देखेंगे, लेकिन बस अब केवल आरपीएससी और ऑल स्टेट टेट, सुपर टेट और टीजीटी के हिसाब से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। तो यहाँ सीधे सीधे हम आ जाते हैं कि समास के 6 भेद, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं ना सामने उनका इंतजार है कि जल्दी से मैम हमें बताएं कि समास के कौन कौन से भेद हैं। तो मैं बता रही हूँ समास के कौन कौन से भेद हैं, 6, जिनको माना गया है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, दूसरा हमारा तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। पहले इन तीनों को ही समझ लेते हैं। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था कि प्रथम पद प्रधान, ये तो हो गई सीधी सी परिभाषा कि प्रथम पद प्रधान होगा, किसी में द्वितीय होगा, किसी में दोनों होंगे, किसी में कोई नहीं होगा। तो प्रथम पद प्रधान, या कहेंगे कि प्रथम पद प्रमुख, महत्वपूर्ण जो है वो प्रथम पद है। तो अव्ययीभाव समास जो होगा उसमें हमारा प्रथम पद प्रमुख होगा। तो हम सीधे सीधे इसमें कहेंगे परिभाषा में, जिसमें हमारा प्रथम पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये भी तो समझें कि अव्ययीभाव कहते क्यों है, कैसे कह देते हैं। तो सीधे से हमारे इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अव्ययी। तो मैंने जो अव्यय वाली वीडियो बनाई है आप प्लीज उसे देख लें, और वो मेरे डिस्क्रिप्शन बोर्ड उसमें बॉक्स में मिल जाएंगी। तो ये क्या है कि अव्यय जो है हमारा, अव्यय क्या है कि जिनका कोई रूप परिवर्तित नहीं होता उसे हम अव्यय कहते हैं। तो जो पहला पद प्रधान है ना, तो उससे पहले हम ये भी देख लें कि पहला पद जो होगा वो अव्ययी होगा, अव्यय।
अव्यय मतलब जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो हमारे उपसर्ग भी होते हैं उसमें भी हमारे कोई परिवर्तन नहीं होता, उपसर्ग हमारा अव्यय माना जाता है। अव्यय क्या, जैसे हमारे उप, अनु, अधि, आंग, ये क्या है, उपसर्ग है। और उपसर्ग भी हमारे क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। तो समझिए कि पहला पद हमारा अव्यय होना चाहिए। जहां पे अव्यय पहला पद होगा, या प्रमुख कहेंगे, परिभाषा में हम प्रमुख भी लिख सकते हैं और अव्यय भी लिख सकते हैं। तो पहला पद प्रधान होगा या प्रमुख होगा, और उसे कहेंगे, समझने के लिए जब हम उसके उदाहरण समझेंगे तो कहेंगे कि पहला पद अव्यय होगा, उसमें हमारा अव्ययीभाव समास होगा। इसके एग्जाम्पल अब हम देख लेते हैं। अब जैसे हमारा ये शब्द है, समास है ये हमारा, या उसे बोलेंगे समस्त पद, या बोलेंगे सामासिक पद, ठीक है। यथा योग्य, तो इसे विग्रह करेंगे। यथा ये जो है ये क्या है, हमारा पूर्व पद है और अव्ययी पद है। तो योग्यता के अनुसार, जैसी योग्यता है वैसा, योग्यता के अनुसार। ठीक है। यथोचित, जैसा उचित हो, क्योंकि यथा का जो यहाँ शब्द हो रहा है, यहाँ पे अनुसार आ गया, यहाँ पे जैसा, जैसा उचित लगे, जैसा उचित हो, यहाँ पे विग्रह हो गया। और पूर्व पद क्या है, अव्ययी है और प्रमुख है, क्योंकि उचित शब्द केवल अगर होता तो कोई इसका मतलब ही नहीं बनता। और जब समास है तो यहाँ पे पहला पद प्रमुख होगा, इसी की वजह से ही तो ये जैसा उचित हो, केवल उचित हो शब्द बनता। अब जैसा उचित हो तो ये बना यथा शब्द से। तो यथा शब्द क्या है, अव्यय भी है और महत्वपूर्ण होने का मतलब कि पहला पद प्रधान भी है। अनुस्मारक, ये उपसर्ग ही है। उपसर्ग का मतलब मैंने क्या बताया है कि उपसर्ग जो होगा वो अव्ययी होगा। अनुस्मारक मतलब स्मृति दिलाने वाला या स्मरण कराने वाला, स्मरण कराने वाला या स्मृति दिलाने वाला। ठीक है। प्रत्युत्तर, उत्तर के बदले उत्तर, उत्तर का उत्तर। और इसमें उपसर्ग क्या है, प्रति उपसर्ग है। और उपसर्ग क्या होता है, अव्ययी होता है और पहला पद प्रमुख हो गया, या कहेंगे उपसर्ग है या अव्यय है, इसलिए ये हो गया हमारा अव्ययीभाव समास। ऐसे ही अति अल्प, अति उपसर्ग लगा है इसमें, अति है, इसका मतलब हो गया अल्प से भी और अल्प, मतलब अल्प कम से भी और कम। तो ये हो गया अति अल्प, और ये उपसर्ग लगा हुआ है मतलब अव्यय लगा हुआ है, पहला पद जो है वो प्रमुख है। तो इस तरीके से हमारे अव्ययीभाव समास के एग्जाम्पल हो गए। अब देख रहे हैं हम तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या है, इसमें द्वितीय पद की या कहेंगे उत्तर पद की, जिसमें उत्तर पद की उत्तर पद की प्रधानता हो या प्रमुख हो, कह सकते हैं कि या प्रमुख हो। दूसरा पद जो है उत्तर पद या द्वितीय पद या दूसरा पद प्रमुख हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। वहां तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। अब इसके तत्पुरुष के उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बताया था पहले वाले में अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान और तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान। तो द्वितीय जो प्रधान है उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि तत्पुरुष समास में क्या विशेषता होती है। सबसे पहले जो तत्पुरुष समास है उसमें एक चीज बताऊं कि इसमें क्या होता है कि जब हम सामासिक पद बना देते हैं तो हमारा इसमें
विभक्ति का लोप हो जाता है। जो कारक विभक्ति होती है ना, उनका लोप हो जाता है किसमें? तत्पुरुष समास में। सामासिक पद या समस्त पद बनाते समय विभक्ति का लोप हो जाएगा। अब तत्पुरुष समास हम इसमें कर रहे हैं, तो अब हमने इसमें शब्द लिखा है ये इतिहासकार। तो इतिहासकार क्या है कि मैंने बताया था इसमें विभक्ति का लोप हो जाता है। कारक विभक्ति का लोप मतलब खत्म कर देते हैं उसे, मतलब विभक्ति नहीं रहती है, उसमें दिखती नहीं है, मतलब तो उसका लोप हो जाता है, तो हमारी ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाते हैं। अब मैंने लिखा यहाँ पे इतिहासकार, तो ये हमारा समस्त पद बना हुआ है, सामासिक पद बना हुआ है। जब हम इसे लिखेंगे कि इसका विग्रह किया जाए तो कैसे किया जाएगा कि इतिहास को लिखने वाला, इतिहास को लिखने वाला को, तो यहाँ पे कर्म कारक आ गया। तो इसमें केवल विभक्ति जो लोप है वो कितनी होंगी? 6 होंगी, क्योंकि हमारा जो प्रथम विभक्ति है वो जो हमारी संबोधन है और प्रथम है उसे छोड़ करके हमारा क्या होगा कि कर्म कारण ये सारी विभक्ति हमारी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो इतिहास को लिखने वाला जो है वो इतिहासकार कहलाएगा। तो यहाँ पे को जो है उसका लोप हो गया, और को का लोप होने से, क्योंकि विग्रह में तो लोप होगा नहीं, विग्रह में तो लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिखा इतिहास को लिखने वाला। ठीक है, और यहाँ पे हमने यहाँ को का लोप कर दिया और यहाँ पे बना दिया शब्द इतिहासकार। तो ये हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत इस तरीके से आएगा। जैसे हमने लिखा शब्द गगनचुंबी, गगनचुंबी। अब ये क्या है? यहाँ भी कर्म कारक विभक्ति है, तो गगनचुंबी हो गया। लेकिन गगनचुंबी कौन? गगन को चूमने वाला, अंबर को चूमने वाला या छूने वाला। तो यहाँ भी क्या है? हमारा कर्म कारक विभक्ति है, तो इसका लोप हो जाएगा और शब्द बन जाएगा गगनचुंबी। तो ये हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत विभक्तियों का लोप हो जाता है। अब हम ये तीसरा देखते हैं, करण तत्पुरुष। अब करण तत्पुरुष के जो उदाहरण हैं, यहाँ पे हमारा से विभक्ति का लोप हो रहा है, क्योंकि करण कारक में क्या होता है? से और द्वारा। अब ये लिखा शब्द हमने मनगढ़ंत, तो मन से गढ़ा हुआ, जब विग्रह करेंगे इसे तो आएगा मन से गढ़ा हुआ, या बना देंगे मन से बनाया हुआ। तो यहाँ पे गढ़ंत शब्द आ रहा है, तो मैं यहाँ पे गढ़ा हुआ ही लिख रही हूँ, गढ़ा हुआ। ठीक है, नीति युक्त, तो नीति से युक्त। करण कारक आ रहा है, से विभक्ति इसमें आ रहा है विभक्ति, परसर्ग भी से बोल देते हैं। मैंने उसमें बताया था जब मैं कारक विभक्ति वाली बता रही थी कि इसे हम परसर्ग भी बोल देते हैं, नीति से युक्त। गुणहीन, गुणों से हीन। ठीक है, तो ये हमारा करण तत्पुरुष हो गया। जब हम इसे इसका लोप कर देते हैं, तो जैसे यहाँ हमने इसका लोप कर दिया तो मनगढ़ंत शब्द बन गया, इसका लोप कर दिया तो नीति युक्त शब्द बन गया, इसका लोप कर दिया तो गुणहीन शब्द बन गया। तो जब लोप कर देते हैं तो समास बन जाता है, और हम इसे समास विग्रह कहते हैं। अब ये संप्रदान तत्पुरुष, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति का देख रहे हैं, इसमें चतुर्थी विभक्ति का लोप हो जाता है। संप्रदान तत्पुरुष में चतुर्थी विभक्ति का लोप हो जाएगा। अब लिखेंगे हम इसे गुरु के लिए दक्षिणा, क्योंकि इसका जो परसर्ग है वो है के लिए, तो गुरु के लिए दक्षिणा। तो यहाँ पे क्या के लिए का लोप हो जाएगा, तो गुरु दक्षिणा शब्द बन जाएगा। और समास विग्रह करेंगे तो के लिए लगा करके हम गुरु के लिए दक्षिणा शब्द उसको समस्त पद को लिखेंगे। यहाँ पे हम सामासिक पद बनाएंगे या समास बनाएंगे तो गुरु दक्षिणा शब्द कर देंगे। छात्रावास, छात्रों के लिए आवास, छात्रों के लिए आवास। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह।
ठीक है, तो ये हमारा चतुर्थी संप्रदान है और ये संप्रदान तत्पुरुष है। अब ये हमारा अपादान तत्पुरुष है। और जब मैंने अपादान कारक बताए थे तो मैंने बताया था अपादान कारक कहाँ आता है, अलग होने के योग में। चिन्ह इसका भी से होता है, लेकिन होता क्या है, अलग होने के योग में। यहाँ लिख देती हूँ मैं, अलग होने के योग में। ठीक है, तो ऋण से मुक्त मतलब ऋण नहीं है उसके पास, ऋण से अलग हो गया, तो ऋण से मुक्त। और यहां इसे हटा देंगे तो ऋण मुक्त बन जाएगा, समास बन जाएगा। यहां समास विग्रह हो रहा है। सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त हो गए या सेवा से मुक्त हो गए। सेवा से निवृत्त, सेवा से निवृत्त। अब लोक भय, लोक से भय मतलब कि लोक मतलब लोगों से भय। तो ये हमारे क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे अपादान कारक आ रहे हैं। लोक से भय। आकाश पतित, आकाश से गिरा हुआ। तो आकाश से जब गिर गया तो अलग हो गया ना, और अलग होने के योग में अपादान कारक ही आएगा। तो आकाश से पतित मतलब गिरा हुआ, आकाश पतित। ठीक है, अब यहाँ पे से जो है अपादान हमारा कारक लगा हुआ है, अपादान तत्पुरुष है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास में अपादान तत्पुरुष कहलाएगा। अब हम संबंध तत्पुरुष देखते हैं। संबंध मतलब जो एक दूसरे से संबंध होगा उसे हम संबंध तत्पुरुष कहते हैं। तो यशोदा नंदन, यशोदा का नंद, यशोदा का नंद। यशोदा का नंद भी बोल देते हैं, नंद क्योंकि नंद का मतलब है पुत्र, है ना, और नंदन भी बोल सकते हैं, नंद भी बोल सकते हैं। भाग्य का उदय, भाग्य का उदय। राजसभा, राजा की सभा। तो यहाँ पे जो भी है ये सब क्या है, का की के ये संबंध ही बता रहे हैं। तो ये है राजा की सभा, का की के जो सब होते हैं वो हमारा संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दीनानाथ, दीनों के नाथ। दीनों के नाथ। तो यशोदा का नंद, भाग्य का उदय, राजा की सभा और दीनों के नाथ। अब जब इन्हें हमने लगा दिया तो ये समास विग्रह हो गए। का की ये संबंध तत्पुरुष कहलाएंगे। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण का जो चिन्ह है, कारक चिन्ह, वो क्या है, में और पर। ठीक है, तो यहाँ पे कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, जो उत्तम है पुरुषों में उत्तम। विद्या में प्रवीण, विद्या में प्रवीण। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये अधिकरण में वाला जो चिन्ह है वो यहाँ पे प्रयोग हुआ है और ये विग्रह यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे हमारे समास बन रहे हैं। तो ये हमारे तत्पुरुष समास हो गए। अब इसमें क्योंकि प्रथम विभक्ति और संबोधन का कोई भी प्रयोग नहीं किया जाता है तत्पुरुष समास में, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 समास के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य कर देना और मेरे चैनल को